आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले कुछ सालों में आपने नोटिस किया होगा कि ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हमास, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर, ईरान के अंदर के कई बड़े टॉप लीडर, कई वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप के टॉप कमांडर, यहाँ तक कि कुर्द फोर्स के उनके जनरल सुलेमानी, ये सब एक एक कर इजराइल और अमेरिका के निशाने पे थे और इनकी जान गई। बार बार ये बात आई कि क्या ईरान के अंदर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का कोई भेदिया है? क्या ईरान की अपनी ही फोर्स के अंदर, ईरान की अपनी ही सरकार के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो मोल है, जो गद्दार है, जो इजराइल को तमाम खबरें देता है? ये बात बार बार उठ रही थी। बहुत पहले मुझे याद है, शायद इसी क्राइम तक की कहानी में आपको एक कहानी सुनाई थी कि वहाँ के एक टॉप जनरल को ईरान की सरकार और वहाँ की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही थी और उस पर शक था कि ये इजराइल से मिला हुआ है। तो क्या ये सारी बातें सच थी? अब ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब 28 फरवरी को तेहरान की उस खास इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में, जहाँ पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ईरानी फोर्स के टॉप कमांडर के साथ मीटिंग करने जा रहे थे, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, उस मीटिंग की खबर भी लीक हुई थी और ये था कि कोई तो भेदिया है। कहा गया अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लगी हुई थी, मोसाद शुरू से तेहरान में अपनी ज़मीन तैयार कर रही है। लेकिन ऐसा कोई एक था जो अंदर का बंदा था, जिसने खबर दी, जिसने खामेनी की मीटिंग की बात बताई, खामेनी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात बताई। तो वो कौन था? तो इसी से ये कहानी शुरू होती है कि जब खामेनी की मौत हुई, उसके कुछ देर के बाद, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अमेरिका और इजराइल पहले ये कंफर्म करना चाहता था कि जिस बिल्डिंग पर उन्होंने मिसाइल गिराए, बम दागे, उस वक्त खबर के हिसाब से खामेनी उस जगह पर मौजूद थे। अब ये पुख्ता कैसे हो? तो पुख्ता ऐसे हो कि खामेनी की लाश की तस्वीर मिले। कहते हैं कि कुछ घंटे के बाद उसी मलबे के अंदर से खामेनी की डेड बॉडी की तस्वीर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भेजी गई। और वो तस्वीर देखने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ये ऐलान किया कि ईरानी और इजरायली हमले में खामेनी मारे गए। अब सवाल ये है कि हमला तो आसमान से हुआ था। इजराइल ने जो मिसाइल दागे, बम गिराए, वो आसमान से गिराए, ज़मीन पर तो उनकी कोई मौजूदगी थी नहीं, न फोर्स। तो फिर इस हमले के कई घंटे के बाद वो तस्वीर इजराइल और अमेरिका तक कैसे पहुंची? आप किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, कहीं भी अभी तक उस हमले में जो लोग मारे गए उनमें से किसी एक की तस्वीर कहीं नहीं है। इवन खामेनी की तस्वीर नहीं है मौत के बाद की। और अभी तक खामेनी को जो दफनाने उनके तस्वीर, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि कब होगा। 40 दिन का शोक है वहाँ पर, 7 दिन की छुट्टी थी। तो ये तस्वीर जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आई, ना ईरानी नेशनल मीडिया पर है, ना कहीं और है, तो खामेनी की लाश की तस्वीर इजराइल और अमेरिका तक कैसे पहुंची? यहीं से ये कहानी शुरू होती है कि क्या ईरान के अंदर इजराइल का कोई जासूस है जो ईरानी का होते हुए भी ईरान के लोगों के लिए गद्दारी का काम कर रहा है? और ये तस्वीर कहाँ से पहुंची वहाँ तक? तो पता चला कि ये तस्वीर असल में ईरान के अंदर से ही इजराइल और अमेरिका को भेजी गई। और ये तस्वीर भेजने के पीछे उसी शख्स का हाथ है जो हाल के वक्त में ईरान में जितनी भी इस तरह की किलिंग हुई टॉप लेवल पर, उसमें भी वो शामिल है और उसी ने शायद मुखबिरी की है। और इसी के बाद एक नाम आया, एक नाम जिसको सुनकर बहुत सारे लोग चौंक उठे। ये नाम है ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एक विंग है, कुर्द फोर्स। कुर्द फोर्स वैसी है जो ईरान के अंदर नहीं बल्कि ईरान के बाहर काम करती है, चाहे हथियार को लेकर हो, चाहे ऑपरेशन को लेकर हो, चाहे ईरान को के समर्थन को लेकर हो, या ईरान के बाहर ईरान के खिलाफ कुछ हो, उसको कुचलने को लेकर हो। तो कुर्द फोर्स के जो हेड चीफ
उनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। और ये वही कुर्द फोर्स है जिसके एक ज़माने में जनरल ईरान के सबसे मशहूर पॉपुलर लोगों के बीच हरदिल अजीज़ जनरल सुलेमानी हुआ करते थे। जनरल सुलेमानी 2020 में इराक गए थे और इराक एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकलने लगे तो उसी वक्त अमेरिकी ड्रोन अटैक में जनरल सुलेमानी की मौत हो गई थी। और जनरल सुलेमानी की मौत को लेकर ईरान में ज़बरदस्त गुस्सा भी था और अफसोस भी। उनके जनाजे में कहते हैं लाखों लोग शामिल हुए थे, हुजूम था लोगों का। और जनरल सुलेमानी ईरान के अब तक के सबसे मशहूर और फेवरेट और पॉपुलर जनरल के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हीं जनरल सुलेमानी की जब मौत हुई 2020 में इराकी एयरपोर्ट के बाहर, उसके बाद उसी कुर्द फोर्स के हेड जिसका पोस्ट जनरल सुलेमानी ने संभाल रखा था, वो मिला इस्माइल कानी को। इस्माइल कानी इस वक्त ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुर्द फोर्स के जनरल हैं, टॉप बॉस। और कुर्द फोर्स के चीफ के ऊपर ये सवाल, ये उंगली उठ रहा है कि क्या वो मोसाद का आदमी है, क्या वो ईरान से गद्दारी कर रहा है। अरबियन जितने भी मीडिया है अरब की, उनकी तरफ से अचानक एक दो दिन से खबर आ रही है। खबर तो ये भी है कि इस्माइल कानी को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हिरासत में ले लिया, और खबर ये भी है कि उन्हें सजाए मौत दी गई। खबर ये भी है कि शायद उन्हें मौत की सज़ा दे भी दी गई, लेकिन अभी तक तेहरान ने कंफर्म नहीं किया। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस्माइल कानी का नाम शक के घेरे में क्यों? तो इसकी वजह है ईरान का इस्माइल कानी का एक और नाम है, द मैन विथ 9 लाइव्स, मतलब 9 जिंदगी वाला एक शख्स। अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि खामेनी की जिस दिन मौत हुई 28 फरवरी को, उस इंसिडेंट को मिलाने तो ऐसे 9 इंसिडेंट हुए जिनमें यही ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी उस जगह पर मौजूद थे जहां इजराइल या अमेरिका ने हमला किया। और उस हमले से बस कुछ मिनट पहले जनरल कानी वहां से निकल गए, और वो जैसे ही निकलते हैं वैसे ही वहां पर बम गिरता है। ये बंकर में भी हुआ, ये बिल्डिंग में भी हुआ। तो क्या ये इत्तेफाक है? एक शख्स जो जहां पर होता है वहां पर अचानक बम गिरता है, और उस बम गिरने से बस 1, 2 या 3 मिनट पहले वो उस जगह को छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 9 बार ऐसा हो चुका है। इसीलिए कहा गया द मैन विथ 9 लाइव्स। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हुआ ये बातें क्यों उठी कि 28 फरवरी को जब सुबह 9:40 पर इजराइल ने बॉम्ब गिराया तेहरान की उस खास इमारत पर जहां उसे खबर मिली थी कि आयतुल्लाह खामेनी, इराकी रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर, कुर्द फोर्स के जनरल, इन सब के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। और ये खबर पहले से थी। तो खबर ये भी है कि जब खामेनी और बाकी लोग वहां पर थे, जनरल इस्माइल कानी भी उस मीटिंग का एक हिस्सा थे। 40 लोगों की करीब मौत हुई। और फिर ये हुआ कि शुरू में कि शायद जनरल कानी भी इस हमले में मारे गए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। एक दिन के बाद जनरल कानी तेहरान में नजर आए और बाकी के जो वहाँ की टॉप लीडरशिप थे उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। बाद में पता चला कि नहीं, 28 फरवरी की सुबह ये भी थे। अब सवाल है कि उस बिल्डिंग में, उस इमारत में जितनी भी टॉप लीडरशिप, टॉप कमांडर सब मौजूद थे, उनमें जनरल इस्माइल कानी भी थे। और ये बस इस बॉम्ब गिरने से 2 से 3 मिनट पहले उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए। हो सकता था ये इत्तेफाक हो, लेकिन जब पिछले इत्तेफाक को इसके साथ जोड़ा गया तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और वहीं से शक जनरल कानी पर जाना शुरू हुआ। उसकी वजह है वजह यह है कि जब हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की लेबनान में मौत हुई, हसन नसरुल्लाह लेबनान में एक बंकर में मीटिंग कर रहे थे टॉप हिजबुल्लाह लीडर के साथ, और इत्तेफाक से इस मीटिंग में
ईरान की तरफ से इस्माइल कानी भी पहुंचे। इस्माइल कानी पहुंचे, हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप वहाँ पहुंची और इजराइल को इस मीटिंग की खबर थी। इजराइल ने इस बंकर के ऊपर नीचे तक मार करने वाले बॉम्ब गिराए और उसमें हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह मारा गया, उसके साथ कई और कमांडर मारे गए। तो खबर ये आई कि इस मीटिंग में चूंकि जनरल कानी थे तो इनकी भी मौत हो गई और ये खबर 24 घंटे तक चलती रही। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद जनरल कानी टीवी पर आ जाते हैं और वो इस हादसे के बारे में बताते हैं। उसके बाद पहली बार पता चलता है कि जनरल कानी मारे नहीं गए, बस इस हमले में बच गए। जिस बंकर में ये मीटिंग थी, जिस बंकर की जानकारी चुनिंदा लोगों की थी, उसमें एक जनरल कानी थे और इस हमले से जस्ट 2 से 3 मिनट पहले वहाँ भी इत्तेफाक था, वो बाहर निकल गए, बच गए, बाकी लोग मारे गए। चलिए, वो भी एक इत्तेफाक हो सकता है, उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई, वो निकल गए। इसके बाद हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, इनकी कहानी तो और भी अजीब है। जो हमास के चीफ इस्माइल हानिया हैं, ये मीटिंग और बातचीत के लिए तेहरान आए थे, ईरान की राजधानी। तेहरान में कहते हैं कि जो बिल्डिंग थी जहाँ पे ICC इराकी रेवोल्यूशनरी गार्ड की खास खुफिया बिल्डिंग, उसमें ये मीटिंग होनी थी। मीटिंग में वहाँ पहुँचे। इस मीटिंग में भी जनरल इस्माइल कानी पहुँचे, कुर्द फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल, और वहाँ पे गए, वहाँ पे मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद वो बाहर निकलते हैं और अगले 2 से 3 मिनट में उसी बिल्डिंग में धमाका होता है और इस्माइल हानिया मारे जाते हैं। तो ये लगातार इत्तेफाक पे इत्तेफाक हो रहा है। इसके बाद कहते हैं कि जब जनरल सुलेमानी 2020 में इराक पहुंचे तो इराक जाने की ये खबर बड़ी गोपनीय और गुप्त रखी गई थी, क्योंकि इराक पर वैसे ही जब से सद्दाम हुसैन हटे हैं अमेरिका का एक तरह से कंट्रोल है। लेकिन वहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मीटिंग थी, लेकिन अमेरिका को पहले पता था ये कि जनरल सुलेमानी कब, किस वक्त, कितने बजे इराकी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर कैसे उनकी गाड़ियों का काफिला सुरक्षा के बीच में जाएगा, और फिर ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया उनकी गाड़ी को। कहते हैं कि इस मीटिंग में भी इस्माइल कानी को मौजूद होना था इराक में जनरल सुलेमानी के साथ, और शायद उसी के आगे या पीछे वाली गाड़ी में उनको होना था। ऐन वक्त पे वो इराक नहीं गए और बच गए। तो ये भी इत्तेफाक था। तो जब ये सारी चीज़ें आनी शुरू हुई तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो गद्दार है, और इराक के अंदर से हुआ कि कोई टॉप लेवल पर मुखबरी कर रहा है। हालांकि ये वही जनरल इस्माइल कानी है जो जब ईरान और इराक के बीच 80 से 88 8 साल तक जंग चली तो इसमें ये फील्ड पर थे, और उस जंग ने जनरल कानी को एक नाम, एक शोहरत बख्शी। उसके बाद फिर ये अलग अलग ओहदे पर रहे, फिर कुर्द फोर्स में रहे, कमांडर रहे, और एक वक्त था जब इनके चीफ, इनके बॉस जनरल सुलेमानी हुआ करते थे। और जनरल सुलेमानी की जब मौत हो गई इराक में, उसके बाद ये हुआ कि उनकी जगह कौन संभालेगा कुर्द फोर्स। तो फिर एक ही नाम आया और वो था जनरल इस्माइल कानी का, और उन्हीं के बाद जनरल कानी को कुर्द फोर्स का चीफ बनाया गया। लेकिन खामेनी की तस्वीर इजराइल और ईरान तक पहुंचना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हमला हुआ उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गिने चुने लोगों की एंट्री थी उस जगह पर जहाँ पे खामेनी और उनके करीबी लोगों की मौत हुई थी। आर्म फोर्स के भी लोगों की एंट्री नहीं थी। तो टॉप लेवल पर इराकी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई चीफ तो मारे गए। तो अगर आप कद और पद के हिसाब से देखें तो इस्माइल कानी का बहुत बड़ा कद पद, जो कुछ मिनट पहले ही वहाँ से निकले, और फिर डेड बॉडी की तस्वीर गई। और इन सबसे बड़ी बात, एक और चीज़ जिसने शक पैदा किया, मोसाद ने ईरान के जितने भी टॉप लीडर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर के अलावा फोर्सेस के, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड हो, कुर्द फोर्स, उन सब की एक हिट लिस्ट तैयार की थी। और ये हिट लिस्ट सामने भी आई कि इनको मारा जाना है, इनको मारना है। उसमें सारे नाम थे। हैरत अंगेज तौर पर मोसाद की उठी उस हिट लिस्ट में जनरल इस्माइल कानी का नाम कहीं नहीं था। और ये बड़े लोगों की हैरानी हुई
कि वो कुर्द फोर्स का चीफ जो ईरान के बाहर हिजबुल्ला, हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उधर मिलिशिया सीरिया में, और ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग करने वाले, मतलब मेन लीडर, और उसका नाम मोसाद ने बाहर रखा है इस हिट लिस्ट से। ऐसा क्यों? तो इन्हीं सब चीज़ों के बाद ये शक हुआ, और जब अभी इंटरनल मीटिंग शुरू हुई खामेनी की मौत के बाद, तो ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। और बहुत सारे ऐसे मोसाद के लोग ईरान में पाए गए जिन्हें वक्त वक्त पर पकड़ा गया, जिन्हें फांसी की सज़ा हुई। तो अब आया कि शायद कानी है, और कानी पिछले कुछ दिनों से गायब है। जैसे पीछे भी कई बार वो गायब हुए, लेकिन बाद में टीवी पर आ गए, फिर किसी पब्लिक प्रोग्राम में आ गए, तो पता चला कि जिंदा है। लेकिन अभी वो कई दिनों से गायब है उस हमले के बाद। अब कुर्द फोर्स का एक चीफ अंडरग्राउंड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इस वक्त जंग चल रही है। बाकी के फोर्स सब सामने आ रहे हैं, लीडर और फौज के लोग भी। तो इसी के बाद अरबियन मीडिया में ये खबर आनी शुरू हुई है कि असल में ईरान को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस्माइल कानी, जो ऐसे 9 इंसिडेंट हुए, उन्होंने 9 की लिस्ट तैयार की है। जब हमला होता है इजराइल का, और उस हमले की जगह पर जनरल कानी की मौजूदगी होती है, और ठीक हमले से 2 से 3 मिनट के दरमियान वो उस जगह को छोड़ देते हैं, और उस जगह पर बाकी जो लोग रहते हैं वो मारे जाते हैं और कानी बच जाते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 इत्तेफाक हो सकता है, 9 इत्तेफाक कैसे? तो उसी के बाद ये शक हुआ, और अब अरबियन मीडिया का दावा है कि जनरल कानी को इराकी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हिरासत में लिया है, और शायद उन्हें एक मोसाद के एजेंट के तौर पर देखा गया और सज़ाए मौत दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें मौत की सज़ा दी जा चुकी है, लेकिन अभी ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि तेहरान ने इस खबर पे मुहर नहीं लगाई है। तो जो भी इस पे अपडेट होगा ज़रूर आपको देंगे। लेकिन इतना तय है, चाहे वो कानी हो या कोई और, कोई तो है ईरान के अंदर किसी टॉप पोजीशन पर। याद रखिएगा कि एक मोसाद का एजेंट, जो मैंने बहुत पहले कहानी सुनाई थी, वो एक देश का फॉरेन मिनिस्टर तक लगभग मतलब बनने के कगार पर पहुंच गया था। तो इनकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, और ईरान के अंदर की छोटी छोटी जानकारियाँ वैसे ही नहीं मिल सकती जब तक कि वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ की सरकार में, वहाँ की सेना में कोई घुसपैठ ना हो। तो वो घुसपैठ कौन हो, उसकी ज़ोरों शोर से तलाश चल रही है। और अगर इस्माइल कानी ही वो शख्स है, तो इससे मतलब ज़्यादा हैरानी की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी।